और अप्लाई किया हाँ, था। मैंने देखी थी आपकी। आपने नहीं किया? अभी मैंने देखा। भाई साहब की मुझे कट के आ रही है। अच्छा चले, उसको हम बाद में ही देखेंगे, पहले हमने कुछ दूसरे प्लगइन्स को आज देखना है। एक प्लगइन है हमारे पास, यूज्ड एसईओ। ठीक है, आज हम सबसे पहले उसको देखेंगे। वो यूज होता है जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो उसकी एसईओ के लिए, मतलब जब हम पोस्ट लिख रहे हैं साथ साथ, वो हमें बताता जाता है प्लगइन के, अच्छा इसके अंदर आपके ये चीज़ अभी मिसिंग है, इसको डालेंगे तो वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी। एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू जो भी हम चीज़ लिखते हैं वो गूगल पे रैंक होती है। एसईओ की बेस पे डिसाइड होता है। जब भी हम कोई कीवर्ड लिख के गूगल पे सर्च करते हैं ना कि ये चीज़ हमें दे दो, लाइक टिप्स टू बिकम गुड एट प्रोग्रामर लिख के अगर हमने गूगल पे सर्च किया तो कौन सी वेबसाइट टॉप पे आएगी, ये डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट की कितनी अच्छी एसईओ है। ठीक है, या उस आर्टिकल की कितनी अच्छी एसईओ हुई हुई है। ठीक है, तो ये जो यूज्ड एसईओ प्लगइन है ये हमें हेल्प करता है। जब भी हम जब पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, वो साथ साथ हमें नीचे बता रहा होता है कि आपकी जो भी एसईओ के फैक्टर्स हैं बेसिक। ठीक है, ये एसईओ इट्सेल्फ कंप्लीट एक पूरा कोर्स है। तो ये मैंने एसईओ के बारे में आप लोगों को पहले बताया तो नहीं हुआ? बताया था। यूज्ड एसईओ, बताया था वक्त यूज्ड एसईओ यूज किया था हमने। यूज नहीं था किया, बस ऐसे आपने बताया था। हाँ ठीक है, वही मुझे बोलते हुए लग रहा था कि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ कि एसईओ क्या है। ठीक है, आज हम इसका प्लगइन यूज करेंगे, फिर ये हमें प्लगइन पोस्ट करते हुए बताता जाएगा, टिप्स देगा कि अच्छा ये चीज मिसिंग है या ये आप इस तरह से ऐड करें तो आप एसईओ आर्टिकल की ठीक है या नहीं। ठीक है, मोस्टली वर्डप्रेस यूज होता है ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए, लोग अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं इस पे। मोस्टली ब्लॉगिंग के लिए ही इसको यूज किया जाता है, और फिर वो साथ एडसन के साथ लोगों ने लिंक किया होता है अपने वेबसाइट्स को और आर्टिकल्स पे, जो फिर ट्रैफिक आ रही होती है उससे वो अर्न कर रहे होते हैं। तो अब ट्रैफिक आए इसके लिए जरूरी होता है कि आपकी एसईओ हो। ठीक है, तो इसलिए ये यूज एसईओ बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही प्लगइन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इतने रिव्यूज हैं। 2 days अगो ही ये लेटेस्ट अपडेट हुआ, मतलब टीम इज वर्किंग एवरी डे ऑन इट। आप सब लोग इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, देख लें, टीम यूज्ड की तरफ से ये प्लगइन है। हो सकता है आपको सेम नाम से और प्लगइन्स भी मिले, लेकिन ये भी साथ मैटर करता है कि हु इज द ऑथर। और भी ये काफी प्लगइन्स हैं, अच्छी अच्छी हैं। ये देखें, ये एक नीचे अभी इन्होंने दिखाया हुआ लाइट स्पीड कैशे। कैशे का कॉन्सेप्ट तो आपको होगा ही थोड़ा बहुत। ठीक है, टेम्परेरी फाइल्स जो जनरेट हो रही होती हैं वेबसाइट से किसी भी, तो वो हमारी वेबसाइट की स्पीड को ना इफेक्ट करती हैं। मुझे 1 मिनट वेट करें, मैं ना रूम चेंज कर लूँ। एक मिनट बच्चे, आप लोग ये साथ इंस्टॉल कर लें उस टाइम पर। ठीक है, मैंने इंस्टॉल किया, ये ना मेरी वेबसाइट पे मैं कुछ इश्यूज उसके साथ ही अल्टीमेट मेंबर के साथ लगी हुई थी,
प्रोवरियन क्रैक्ड को ना इनेबल करने की कोशिश, उसकी वजह से मैंने ना खराब कर दिया अपनी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन सब, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने ट्राई नहीं करना उसको। ये इंस्टॉल हो गया होगा जरूर, ये एरर ऐसे ही आया, मैं रीलोड करती हूँ पेज को, चेक करती हूँ, ठीक है। ये होस्टिंग की तरफ से इशू होता है, इस वजह से आता है, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी आ रही है। ठीक है, अच्छा। इन्होंने कहा अपडेट कर, रीलोड कर लूँ और इंस्टॉल प्लगइन्स को देख लूं। ये इंस्टॉल हो गया हुआ है, ठीक है। योस्ट एसईओ, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेशन के बाद हम किसी टॉपिक पे जाना पोस्ट लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो कि पोस्ट लिखना भी किस तरह से होता है, इन केस इफ एनीवन ऑफ यू हैव प्लान टू रन ए ब्लॉग, ठीक है। इंस्टॉल हो गया ये, योर साइट इज ऑलरेडी easier to find for search engines। क्योंकि मेरी कोड सीकर्स डोमेन के साथ लिंक्ड है, उसके ऊपर जब भी मैं पोस्ट करती हूँ कोई भी तो एसईओ के साथ करती हूँ, ठीक है। एसईओ का ध्यान रख के करती हूँ। मैंने इसी को इंस्टॉल किया हुआ है, उसको साथ खोल के मैं आपको कुछ जो उस पर ऑलरेडी इतने आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं दिखा देती हूँ कि उनकी जो है ना ये किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा होता है। मुझे ना इनकॉग्निटो मोड में खोलना चाहिए। इसकी कॉन्फ़िगरेशन, चल स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसकी फ्री वर्जन में भी काफी ज्यादा चीजें वो सजेस्ट कर रहा होता है, और वैसे इसकी प्रीमियम वर्जन भी है। हर थीम वगैरह की आप देखेंगे 99% थीम्स एंड प्लगइन्स वगैरह मैं फ्री में भी काफी फीचर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उसके अलावा उनके प्रीमियम भी कुछ फीचर्स होते हैं। तो जो लोग वर्डप्रेस पे एक्चुअल काम करके उन किसी बड़े प्रोजेक्ट की बेस पे उन्होंने वेबसाइट्स को रन करना था तो फिर प्रीमियम ही वो बाय करते हैं। अल्टीमेट मेंबर भी उसका प्रीमियम वर्जन आपके पास हो तो वेबसाइट एक अनदर लेवल पे पहुंच जाती है। सो इट हैव सो मेनी एडिशनल एंड गुड फीचर्स इन प्रीमियम। सो मैं चाह रही थी उसको आप लोगों को प्रीमियम के उसके फीचर्स दिखा देती, कुछ एक दो प्लगइन्स के। ट्यूटर प्रो के जो है ना मैं आप लोगों को प्रीमियम फीचर्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। और एक और था जिसके मेरे पास थे प्रीमियम फीचर्स पड़े हुए, वो भी मैं आप लोगों को देख के तो बताऊंगी कौन सा था। क्योंकि अगर आप इसको आगे फ्रीलांसिंग वगैरह में लेके जाते हैं, एक्चुअल आप लोगों ने लोगों को वेबसाइट्स बिल्ड करके देनी है, तो इन दैट एट दैट टाइम गेटिंग द प्रीमियम प्लगइन्स इज अ गुड अप्रोच, और वो हमें बाय ही करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये हमें बता रहे हैं स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन। This feature includes and replaces the text link counter and internal linking analysis। मतलब लिंकिंग, बैक लिंकिंग वगैरह अगर आप में से किसी का आइडिया हो तो एसईओ करते हुए लिंक्स बहुत मैटर करते हैं। हमारे आर्टिकल में जो भी हम लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, उसके अंदर एक इंटरनल लिंक और एक एक्सटर्नल लिंक का होना बहुत बेनिफिशियल होता है ऑप्टिमाइजेशन में एसईओ की, ठीक है। इंटरनल लिंक मीन्स पूरे आर्टिकल में आपने कहीं ना कहीं अपनी ही किसी वेबसाइट की किसी दूसरी साइट का, लेट से एक आप ब्लॉग लिख रहे हैं उसके अंदर आपने कहीं लिंक डाल दिया कि ये वाली चीज को रीड करने के लिए इस ब्लॉग को भी विजिट करें, ठीक है। और वो आपने दूसरा ब्लॉग किसी दूसरे टॉपिक पे अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है उसका लिंक डाल दिया, अपनी ही वेबसाइट का लिंक डाला है, तो दैट इज इंटरनल
ठीक है। या दूसरा ये कि आपने वो पढ़ते हुए सारा आर्टिकल लिखते हुए कोई ऐसा कुछ यूज किया है किसी दूसरी वेबसाइट का, तो उनका लिंक किसी और दूसरी वेबसाइट का लिंक डाल दें, तो वो एक्सटर्नल लिंक होता है। जैसे आप लेट से पूरे आर्टिकल में कहीं पे वर्ड फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो वो फेसबुक का साथ पीछे आप लिंक डाल दें, उस वर्ड को लिंक बना दें, ठीक है। उसके बाद साइट रिप्रेजेंटेशन, साइट किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वेबसाइट की। सिलेक्ट यूजर, उसका लोगो वगैरह, ये चीजें कुछ बेसिक्स ले रहे हैं, ठीक है। इमेज वगैरह, यहाँ पे आप अपनी साइट का नाम डालें, यूज एडमिन, अगर पर्सनल वेबसाइट हो तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हमारा वही होना चाहिए ना जिसका नाम है। लेट्स से कि अगर मैं अपनी वो बना रही हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो मैं नेम की जवेरिया रख लूँ एडमिन का, और वो सिलेक्ट कर लूँ। लोगो डालते हैं, फिर सोशल प्रोफाइल्स के लिंक्स डालते हैं हम, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन फिल करनी ही पड़ेगी ताकि प्रोसीड कर सके हम लोग। मैं इधर भी ना ऑर्गेनाइजेशन ही कर देती हूँ, कोड सीकर्स, करेक्ट ही हमारी एसईओ हो ना। अगर मेरी बात कहीं से खराब हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सोशल लिंक्स वो मांगते हैं, ठीक है। फेसबुक का लिंक ऐड करें, ट्विटर का लिंक ऐड करें। आप भी हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं, तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, मतलब पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन? पर्सनल। ओके, थैंक यू। वेलकम। Personal preferences. We need your help to improve user SEO. Can we collect anonymous information about your website and how we use it? मतलब हर प्लगइन वगैरह आप डिफरेंट साइट से भी जाए तो कुकीज के थ्रू वो कह रहे हैं वो हमारी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से कुछ पूछ रहे हैं कि क्या आप हमें लो करेंगे कि हम आपकी वेबसाइट का डाटा ट्रैक कर सकें ताकि उसको इम्प्रूव कर सकें। तो मैंने कहा नो। न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने इस वाले सेक्शन को कुछ भी नहीं ऐड किया। सेव एंड कंटिन्यू, फिनिश। अच्छा ये काम हो गया सारा, ठीक है। ये ऑटो सेव ही हो गया। ये लास्ट टाइम जो है ना, ये इनका रजिस्टर ना हो, कोई वर्कशॉप वगैरह कोई करवा रहे हैं तो ये अपनी ही कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। उसके अलावा ये इधर आप देखें इनके कुछ प्रीमियम हैं, स्पोर्ट, ये इधर भी काफ़ी सेटिंग्स हैं, लेकिन हर फर्दर इधर से हमारा काम होने वाला नहीं है। हम पोस्ट पे जाके कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे ना, उधर देखेंगे कैसे ये साथ साथ हमें ऑप्शंस दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इधर अपनी वेबसाइट भी खोलूँ। अच्छा ये देखें, अगर आप लोगों ने अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया ना, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस आपके नहीं आ रहे होंगे। रीडेबिलिटी स्कोर
एंड एसईओ स्कोर। ये यूज एसईओ हम लोगों ने जब प्लगइन इंस्टॉल किया उसकी वजह से ये दो ऑप्शन इधर आना शुरू हो गए। ये हमें बताते हैं कि क्या ये स्कोर मेजर करते हैं कि अच्छी एसईओ है या नहीं। तो फिलहाल इस पोस्ट की तो कुछ भी नहीं है जो बाय डिफॉल्ट पोस्ट आई हुई है। हम कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। ये अब नीचे आप देख लें, पहले अगर आपने पोस्ट की है तो आपके पास ये नीचे वाला ऑप्शन नहीं आता होगा यूज्ड एसईओ में, लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो भी हम आर्टिकल लिखेंगे हमने बताना उसका फोकस कीवर्ड क्या है, कौन सा कीवर्ड है जिसकी बेस पे उस आर्टिकल की रैंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम गूगल करते हैं कोई भी चीज़ तो आप देखें इसी तरह से कुछ इस तरह से हमें शो हो रही होती है ना वेबसाइट्स। वेबसाइट का टाइटल होता है, ऊपर लिंक आ रहा होता है, डेट, और इधर कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, तो एसईओ टाइटल ये जो इधर आएगी चीज, ठीक है, या नहीं सॉरी, इधर जो आएगी ये जो एवरीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, इधर वो डिसाइड हो रहा था टाइटल, फिर आगे पेज बताएं, फिर सेपरेटर और फिर साइट टाइटल हो। ठीक है, स्लग मीन्स यूआरएल, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो इधर शो हो रही होती है जैसे ये इधर, प्लीज प्रोवाइड मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ बाय एडिटिंग द स्नाइपेट बिलो। ठीक है, अभी सेपरेटर क्या है इसमें? सेपरेटर मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। currency converter python code seekers। ये आपको नजर आ रही है लाइन, ये थोड़ा सा डैश, जी ये जी ये सेपरेटर है। ठीक है, ओके जैसे ये देखें, ये अब इसमें इस वाली में देखें, ये टाइटल है। ठीक है, मतलब पोस्ट का क्या टाइटल है, उसके बाद सेपरेटर है और फिर वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट टाइटल है। ठीक है, इधर हम अगर जाएं तो वो कह रहे हैं टाइटल, पेज का नाम, फिर सेपरेटर और फिर साइट टाइटल। हम पेज का नाम रिमूव भी कर सकते हैं कि हमें पेज का नाम नहीं चाहिए। टाइटल, सेपरेटर एंड देन एवरीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी इज माय वेबसाइट टाइटल। ठीक है, इसका भी मैंने कोई टाइटल नहीं डाला ना, मैं इधर डाल देती हूँ प्रोग्रामिंग। ये देखें, ठीक है, प्रोग्रामिंग वेबसाइट का टाइटल, आर्टिकल का टाइटल है, फिर सेपरेटर है और फिर एवरीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी मेरी वेबसाइट का टाइटल है। ठीक है, अब ये जैसे जैसे हम चीजें लिख रहे होते हैं ना, इधर वो बता रहे होते हैं एसईओ एनालिसिस में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजें गुड हैं। साइट टाइटल मैंने डाल दिया, उसकी विड्थ कह रहे हैं गुड है। की फ्रेज लेंथ, कह रहे हैं कोई फोकस कीवर्ड नहीं आपने अभी तक अपनी वेबसाइट पे सेट किया, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाली अभी आपने। ठीक है, टेक्स्ट की लेंथ, आपने अपनी वेबसाइट पे भी कोई मैंने पोस्ट का कोई टेक्स्ट तो डिफाइन नहीं किया ना, तो ये भी अभी जीरो है। जैसे जैसे मैं टेक्स्ट ऐड करती जाऊंगी तो वो और भी मुझे चीजें बताते जाएंगे। ठीक है, रीडेबिलिटी के अंदर भी वो भी, ये इधर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने टेक्स्ट ही नहीं डाला। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग की बजाय हम किसी और टॉपिक पे लिख देते हैं आर्टिकल। हम आर्टिकल लिखते हैं टेक्स्ट पिक्चर टू टेक्स्ट कन्वर्जन यूजिंग C#। ठीक है, इस पे आर्टिकल लिखते हैं हम। अब ये मैंने अभी सिर्फ टाइटल ही लिखा है। ठीक है, मैं की फ्रेज फोकस कीवर्ड इसमें क्या है, इमेज टू टेक्स्ट लिखते हैं। इमेज इज द मोर यूज्ड वर्ड देन पिक्चर। ठीक है, इमेज टू टेक्स्ट
इन सी शार्प। ठीक है, फोकस कीवर्ड भी मैंने डिफाइन कर लिया। गेट रिलेटेड की फ्रेजेस जो है ना, ये इनका प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है, तो वो हमें खुद ही सजेस्ट करेंगे इससे रिलेटेड कौन से अच्छे चल रहे हैं। अब इसका बॉडी में लिखना शुरू करते हैं हम। इन दिस पोस्ट आई विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट image to text using C# language। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये देखिए एक लाइन लिखी है, रीडेबिलिटी ग्रीन हो गया। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आपने सेंटेंस की लेंथ गुड है, पैराग्राफ लेंथ भी गुड है, सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब हम समटाइम्स इतने पैराग्राफ डाले होते हैं विदाउट हेडिंग सब हेडिंग्स, तो वो भी सजेस्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं इंक्रीज करती जाऊंगी ये चीजें जो है ना चेंज होती जाएंगी, उनके सजेशंस वगैरह सारे। इधर अब उन्होंने बढ़ा दिया, वो कह रहे हैं इमेज डालें, इंटरनल लिंक्स डालें, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज आर सिनोनिम्स डज नॉट अपेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमारा की फ्रेज होता है उसका रिपीट होना बहुत जरूरी होता है। आउटबाउंड लिंक मतलब जो मैंने आपको कहा था एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, इन सी शार्प। ये देखें अब मैंने क्या किया, जो मेरा टाइटल था ना इधर इमेज टू टेक्स्ट इन सी शार्प, मैंने थोड़ा सा इधर से इसको रिफ्रेश किया और ये देखें ये इधर आ गया की फ्रेज मेरा। अब मैं इधर जाके देखूँ ना, तो की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन डन हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज वो मुझे कह रहे हैं कि एसईओ जो टाइटल है ना हमारा उसके अंदर वो अपेयर नहीं हो रहा है जो की फ्रेज है, लेकिन खैर वो अब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, या फिर हम अपने इस टाइटल को भी रिफ्रेश कर सकते हैं उस बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्टेप फॉर दिस पर्पस, फर्स्ट ऑफ ऑल create a C# project in Real Studio and then go to Nugget packages and install कौन सा था, OCR के लिए मैं कौन सी लाइब्रेरी यूज करती हूँ, आयरन OCR। ठीक है, ये मैं स्टेप्स लिख रही हूँ, ये आप अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने टॉपिक ऐसा चूज किया जिसपे मैं जुबानी लिख पाती इस टाइम पे। ठीक है, एंड देन गो टू Nugget packages and install OCR library। ठीक है, अगर मैं वो प्रोजेक्ट भी OCR वाला इधर खोल भी लूँ, ठीक है। अब मैंने देखे आयरन OCR वर्ड इधर यूज किया, इट्स बेटर टू मेक इट अ लिंक, क्योंकि आयरन OCR एक लाइब्रेरी है। अगर मैं गूगल करूँ तो आयरन OCR वालों की वेबसाइट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आयरन सॉफ्टवेयर ये इनकी वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट का लिंक ऐड कर देती हूँ इधर। ठीक है, अब अगर मैंने ये लिंक डाला है ना, आउटबाउंड लिंक्स वाला जो है ना इधर जो टाइटल था प्रॉब्लम्स में, वो खत्म हो गया, वो गुड पॉइंट्स में चला गया। ठीक है, आउटबाउंड लिंक्स मैंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं इधर लिखती हूँ कोड, इनका इधर से कॉपी कर लेती हूँ। Once you have installed the library, ask user to give path of image and then pass that path
टू बिलो फंक्शन। ठीक है, अब नीचे मैं इधर लिखना है कोड। ठीक है, कोड ब्लॉक डालना है मैंने, तो इधर से मैं ब्लॉक सिलेक्ट कर लेती हूँ, कोड ब्लॉक मैंने पेस्ट कर दिया था। ठीक है, मैं इधर कह देती हूँ इमेज पाथ। ठीक है, add reference to library at the top of your class। ठीक है, इधर मैंने कहना है नेम स्पेस ऐड करें। सी शार्प आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना सब ने। ठीक है, नेम स्पेस इस तरह से ऐड की जाती है। आस्क यूजर टू गिव पाथ ऑफ इमेज, इस केस में मैं कह देती हूँ, इसमें भी कोड ब्लॉक आएगा। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन गिव पाथ ऑफ इमेज। ठीक है, string image path is equals to console dot read line, and then pass that path to below function, then print the result। फिर से कोड ब्लॉक आ गया। var console dot write line output text is। समझ आ रही है आप लोगों को? मैं सिंपल पोस्ट लिख रही हूँ, जी आप ही आ रही है। आप अपनी एक्सपर्टीज या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, console dot write line result dot to string। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें की हैं। अब मैं फिर भी देखूँ, इधर उन्होंने कुछ मुझे इतना खास सजेस्ट नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इधर आउटपुट में मैंने कोई इमेज नहीं डाली, वो कह रहे हैं कुछ इमेजेस ऐड करें। अगर मैं देखूँ ना अभी, तो मेरा ये आर्टिकल पूरा हो गया। ठीक है, मैं ऐसे रफ सी फॉर्म में, या मैंने कहा यूजर को ये करो, मैंने कोड भी यूजर को दे दिया है, स्टेप्स भी बता दिए हैं और आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन एसईओ वगैरह इसकी अभी तक नहीं अच्छी। ठीक है, तो एसईओ को अच्छा करने के लिए हम इस अपने आर्टिकल को इम्प्रूव करेंगे। हम इसके अंदर कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे, इंटरनल लिंक्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका स्लग को ही डिफाइन कर लेती हूँ, सेव ड्राफ्ट करती हूँ, स्लग ऑटो बन जाएगा टाइटल से। ठीक है, देखिए सी आया क्योंकि हैश या इस तरह के जो सिंबल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, स्लग में हम वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने सी हैश वाले आई साइन की जगह मैंने शार्प लिख दिया। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देती हूँ in this post I have explained how to convert image to text in C# using only 2 lines of code. Code is available in article। ठीक है, अच्छा इसमें ना हम हमेशा आप देखें तो ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, ये यूजर्स के लिए अट्रैक्टिव बना के इसमें ऐसी चीजें यूज की गई होती हैं कि इसको देख के ना यूजर वेबसाइट जरूर विजिट करें। ऐसा ही है कि आप लोग वेबसाइट विजिट करते हुए मेटा डिस्क्रिप्शन का ध्यान रखते हैं या उसको पढ़ते हैं? जी आप ही जी। तो इसको जब आप अपने आर्टिकल्स की भी जब ये लिख रहे हो तो इस चीज को जहन में रखें। ठीक है, अब कोडिंग के लिए जब हम सर्चिंग कर रहे होते हैं तो हमेशा हम ये चीज ध्यान रखते हैं जब कोड अवेलेबल हो उसको हम डाउनलोड कर सकें। ठीक है, इसलिए मैंने कोड इज अवेलेबल इन द आर्टिकल या क्लिक हियर टू डाउनलोड द कोड वाली लाइंस डालती हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इधर भी मैंने इसलिए इस तरह की एक लाइन डाली है। दूसरा, ये नीचे जो लाइन है ना, ये बता रही होती है कि हमारा ये लेंथ मेटा डिस्क्रिप्शन की गुड है या नहीं। अब मैं इससे ज्यादा अगर इधर बढ़ाती जाऊंगी ना, ये देखेंगे रेड हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि ये अब नहीं ठीक, ग्रीन ही रहना चाहिए। इसको लेंथ भी मैटर करती है मेटा डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, तो मैंने ये, और मेटा डिस्क्रिप्शन में और क्या आ गया ये देखें, ये मेरा क्या है, जो मेरा फोकस कीवर्ड था, इमेज टू टेक्स्ट इन C#। ठीक है, तो की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, वेल डन। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, वेल डन।
ठीक है। तो ये देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, ये कुछ पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स ज़्यादा हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और ये ऐसी अभी रेड से अब थोड़ी सी ऑरेंज पे शिफ्ट हो गया, पहले फुल रेड था। मतलब हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव लेंथ की तरफ जा रहे हैं। अब इमेज ऐड करते हैं ताकि इमेज वाला पॉइंट भी हमारा टिक हो जाए। रीडेबिलिटी मोस्टली गुड रहती है अगर हमारी लेंथ अच्छी हो तो। ठीक है। अब मैं इधर को इमेज डाल देती हूँ। हम क्या करने लगे थे, हम इमेजेस ऐड करने लगे थे। ठीक है। तो इमेज ऐड करते हैं, इधर हमने ऐड करनी है इमेज। ठीक है। तो मैं इधर कह देती हूँ the output will be input image is, मैंने कौन सी इनपुट इमेज डाली है, मीडिया लाइब्रेरी से ही गेट कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने इमेज डाली है ना, इमेज का मैंने आर्ट टेक्स्ट नहीं डाला, तो मुझे इधर बताना शुरू हो जाएंगे कि आपने आर्ट टेक्स्ट नहीं डाला। ये देखिए इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैंने इमेज डाल दी है लेकिन इमेज का आर्ट टेक्स्ट नहीं डाला। तो वो कह रहे हैं कि आप आर्ट टेक्स्ट डालें ताकि इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है। तो मैं इस इमेज को अगेन इधर से रिमूव करती हूँ। ठीक है। फिर ऐड करती हूँ अगेन। आल्ट टेक्स्ट डाल दिया। अब चेक करते हैं। विद हाफ ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम योर की फ्रेजेस, अभी भी उसने सजेशन किया है। मतलब आल्ट टेक्स्ट तो है लेकिन आल्ट टेक्स्ट के अंदर हमारे की फ्रेजेस इंक्लूड होने चाहिए। इसको ना मैं एडिट एज एचटीएमएल से कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इमेज पे अच्छा आल्ट टेक्स्ट को ना मैंने एडिट एज एचटीएमएल करके भी डाल दिया। ठीक है। आप लोगों को एचटीएमएल सीएसएस आती है तो आपको इस तरह से भी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। बैक अब मैं इसको इमेज के तौर पे देख लेती हूँ, तो मैं एडिट वीएलई पे क्लिक कर रही हूँ। ठीक है। अब और इस तरह से करने से भी ये देखें आल्ट टेक्स्ट तो ऐड हो गया, तो इसने मुझे इधर इमेज वाले पॉइंट्स को भी प्लस में डाल दिया। ठीक है। इसके अलावा अब मैं देखूँ तो वो कह रहे हैं कि कीप फ्रेज इन एसईओ टाइटल, वही कि की फ्रेज एसईओ टाइटल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। टेक्स्ट की लेंथ जो है ना वो 77 है, मिनिमम 300 होनी चाहिए। और इंटरनल लिंक्स। ठीक है। सो मैं इंटरनल लिंक वाला काम अब कर लेती हूँ। इसके अलावा वैसे मैंने अभी आउटपुट भी दिखानी थी। ठीक है। अच्छा मैं चाहती हूँ पिक्चर इस साइड पे शो हो तो आउटपुट इसकी इधर शो हो साथ, जो भी आउटपुट आ रही है। तो उसके लिए क्या बेहतर है कि मैं ब्लॉक टाइप कौन सी चूज करूँ, इसमें 2 कॉलम्स वगैरह हों। ठीक है। तो मैं इमेज के साथ टेक्स्ट जहाँ पे आ रहा होता है, जैसे ये वाली हैं, इनको सिलेक्ट कर सकती हूँ कोई। ठीक है। इनमें से तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसमें ब्लॉक पिक्चर को मैं इधर से पकड़ के इसका, ये मैं आपको डिफरेंट मेथड से बता रही हूँ, वैसे आप लोगों को मेथड पता ही होगा सिंपल वाला भी। ठीक है। मैंने ये इमेज वाली कोड को सिर्फ कॉपी किया है
इस ब्लॉग को मैं एडिट एज HTML। अच्छा, इधर इन्होंने फीचर्ड इमेज दिखानी है, ये गलत ब्लॉग टाइप मैंने यूज कर दिया, मैंने डिलीट किया इमेज। फिर से सिलेक्ट कर लो। इस तरफ मैं चाहती हूँ आउटपुट शो हो, ठीक है, लेकिन आउटपुट जो होगी वो मेरी किस टाइप में होगी। टेक्स्ट चेंज करूँ मैं, आउटपुट रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट में अब मैंने पेस्ट करना है कि क्या आउटपुट आई है, ठीक है। इसकी आउटपुट इस पिक्चर से क्या आनी है, कोड सीकर C++, C#, ठीक है, जो पिक्चर पे इधर लिखा हुआ था वही। उसके अलावा मैं कोई बटन वगैरह भी डाल सकती हूँ डाउनलोड द कोड का, ठीक है, या इंस्टॉल द विजिट द वेबसाइट ऑफ द दिस, ठीक है, आर्टिकल को अपने इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा अब मेरी क्या चीज़ रह गई है, साइजिंग। ठीक है, अभी वैसे ये इतना अच्छा नहीं है, मुझे कोई और ब्लॉग चूज करना चाहिए था, लेकिन आप लोग कर सकते हैं कोई और भी चूज है। नेक्स्ट क्या रह गया है, इंटरनल लिंक्स, ठीक है। इंटरनल लिंक अब मैंने डालना है, वो मैंने एक पोस्ट लिखी हुई है, लेट्स से के इमेज टू टेक्स्ट इन पाइथन, तो मैं उसका कोड लिंक डाल देती हूँ कहीं पे। टू रीड अबाउट, learn about how to convert image to text in Python, visit, ठीक है। अब आगे मैं लिंक दे देती हूँ, इसी वेबसाइट का लिंक दे देती हूँ, वैसे उस आर्टिकल का देना चाहिए, वो कोड सीकर्स पे है, तो फिलहाल तो मैं इसी का ये लिंक इधर बस पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, इंटरनल लिंक वाली चीज भी आप देखें तो वो खत्म हो गई है, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ और इसको ये कह रहे हैं कि नहीं है, इसको ठीक करना ही पड़ेगा। कन्वर्ट इमेज टू टेक्स्ट इन C#, ठीक है, तो वो मैंने कर दिया। तो कह रहे हैं बिगनिंग पे ही शो होना चाहिए। अब ये एक पॉइंट रह गया सिर्फ, ठीक है, लेंथ। इसको भी हम, इसको लिए फिर सारे जो डिटेल मैंने भी सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको हम प्रॉपर पैराग्राफ्स में बना सकते हैं, तो वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और फिर ये पॉइंट भी ग्रीन हो जाएगा। देखिए आर्टिकल लिखने के बाद भी ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है हमें इसकी SEO मेंटेन करने के लिए, ठीक है। समझ आ गया इस पॉइंट की सारी की, ये किस तरह से यूज होता है, ये किस तरह से हमें बेनिफिट कर रहा होता है। जी आ गई है। फीचर्ड इमेज वगैरह हम कोई डाल सकते हैं, बाकी तो ये आप लोगों को पता है ना। इसके अलावा टैग्स इधर ही हमें डालने पड़ते हैं और मस्त डालने चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ कोड सीकर वाली वेबसाइट से पोस्ट दिखा देती हूँ,
क्योंकि उधर मैंने यूज की है काफी। फिर हर पोस्ट के आगे उसकी हेल्प वगैरह आ रही होगी। इस आर्टिकल को हम पब्लिश कर देते हैं। व्यू करते हैं इसको कैसा दिखता है। ये देखें किस तरह से शो हो रहा है। मेरा थीम ऐसा है इसलिए। ये वाला ब्लॉग 2 दफा ऐड हो गया हुआ है क्या मुझसे। तो 2 दफा कैसे हो गया। 2 दफा कैसे हुआ है, खुद ही हो गया ना। चलिए जी, ये मूवी हो गया ये ब्लॉग। ये देखें, मैंने ऐसा एडिटिंग की हुई है कि इधर कौन कौन से कॉलम्स शो हो तो एक ही हो रहा है शो। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरे हर आर्टिकल के आगे आ रहा है। कुछ की मैंने नहीं भी की हुई। कुछ की है। ठीक है, देखिए ये खुद ही 2 दफा शिफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। Seems like something went wrong. खैर, मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ कि इधर से हम इसकी टाइप सिलेक्ट कर देते हैं, टेक्निकल में शो हो। और आपने देखा ये फुल विड्थ के साथ शो हो रहा था। ठीक है, इधर से थीम सिलेक्ट करके चेक करती हूँ। तो गंदा थीम है वैसे। तो मैंने वो पोर्टफोलियो वाला थीम लास्ट टाइम आप लोगों को करके दिखाया था ना। वो पोर्टफोलियो में तो इतना ब्लॉग पोस्ट का काम नहीं होता, इसलिए इसमें ये वाली चीज है। ये पोस्ट अच्छी शो नहीं करवा रहा। पोस्ट को हम एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकते हैं। लेट्स सी कैसा दिखता है। इसके अलावा
तो WP फॉर्म्स को हमने देख लिया हुआ, एलिमेंटर को देख लिया, हमने यूज एसईओ को देख लिया, WPSM रह गया। WP ऑप्टिमाइज जो है ना, ये एक्चुअली कैशे वगैरह सारे मेंटेन रखने के लिए और वेबसाइट की स्पीड को अच्छा करने के लिए यूज होता है प्लगइन। तो इंस्टॉल करके बेसिक ही सिर्फ होती है इसकी, मतलब फ्रंट एंड प्यारा होता है कि ये चीज़ें सेट कर दें, इसको क्लीन रन करें, क्लीन कैशे वाली आइटम्स, तो वो बहुत क्लीन करता रहता है और वेबसाइट की स्पीड को मेंटेन रखता है। इधर ये इस तरह से आ रही है, मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। और क्योंकि हमने इसको किया था एडिट उससे ही, इसलिए वो वाली चीज़ें इतनी अच्छी इधर एडिट नहीं, और यहाँ कोई न्यू ब्लॉग अगर हम इसमें ऐड करते हैं वो इसमें अच्छा एडिट हो सकता है। समझ आ गई है ना इसकी सारी? ये बाकी पोस्ट वाले काम ही वही है, एलिमेंटर पे आपको पता है किस तरह सेटिंग करनी है। और हम क्विट एलिमेंटर करते हैं, एलिमेंटर पे तो चेंजेस किए हैं वो नहीं हम चाहते इम्प्लीमेंट हो। बैक टू हम पोस्ट एडिटर आ रहे हैं। बैक टू पोस्ट एडिटर। अच्छा ये देखें, आपने बहुत सी ऐसी पोस्ट पे देखा होगा कि वो उनकी पोस्ट के ऊपर या नीचे साथ आ रहा होता है लेटेस्ट पोस्ट या रीसेंट पोस्ट की उनकी लिंक वगैरह, या प्रीवियस एंड न्यू पोस्ट के या लेटेस्ट कमेंट्स वगैरह बीच बीच में कहीं पे सेक्शन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इधर से हम सिंपल पोस्ट लिस्ट या लेटेस्ट पोस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप इधर करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। जो जो हमारे ब्लॉग पे रिसेंट पोस्ट होंगी इधर उनके लिंक आ जाएंगे। फिलहाल सिर्फ एक ही है तो इधर एक ही लिंक आ रहा है। नेक्स्ट इन फ्यूचर आप 4-5 और पोस्ट करते हैं, जो भी रिसेंट होंगी वो आपके सारे आर्टिकल्स में जहाँ जहाँ पे आपने ये रिसेंट पोस्ट वाले ब्लॉग को ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है अपडेट कर देगा उधर रिसेंट पोस्ट के लिंक्स को। ठीक है, तो ये भी जो है ना हमारी वेबसाइट की एसईओ वगैरह के लिए अच्छा होता है कि हम अपनी रिसेंट पोस्ट के लिंक्स जो है ना सारे ब्लॉग्स में डालें, या रेलेवेंट के या मोस्ट व्यूड के। ठीक है, अब यूज्ड एसईओ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, मैं आपको WP बताई, WP ऑप्टिमाइज। ठीक है, दैट इज वेरी इजी, उसको आप खुद इंस्टॉल करके चेक कीजिएगा। बाकी अब हम चलते हैं उस पर अल्टीमेट मेंबर पे। ठीक है, अल्टीमेट मेंबर को इंस्टॉल करना भी इधर से ही सर्च करते हैं हम अल्टीमेट मेंबर। ठीक है, इसकी मैंने वीडियो आप लोगों को कल भेजी, दैट वाज सो गुड। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख के भी करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी हम इसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिवेट भी किया हुआ है, मेरा इधर शो हो रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो आप इधर से इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट पे क्लिक करें, वो इधर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं इधर से इसकी एडिटिंग वगैरह शुरू करूँ, इट्स बेटर टू सेट अप सम सेटिंग्स हियर। ठीक है, सेटिंग्स में हम जाते हैं ना, इधर सेटिंग्स में अपनी चेक करें आप कि अलो यूजर्स टू साइन अप। ठीक है, वो ऑप्शन इनेबल्ड हो। ठीक है,
जब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं इधर ऊपर ऑप्शन आता है कुछ इंस्टॉल करने का, प्लगइन पेजेस, ये कहता है कि इसने बाय डिफॉल्ट कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं, तो अलो इट टू क्रिएट, तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो पेजेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने उस पर क्लिक भी कर दिया हुआ है, कुछ पेजेस मैं आपको दिखा देती हूँ, वो इसने क्रिएट कर दिए हैं। उसके बाद हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। जिनमें यूएम आगे लिखा हुआ है ना, ये यूएम अकाउंट अल्टीमेट मेंबर अकाउंट पेज, ठीक है, अल्टीमेट मेंबर लॉगिन पेज, अल्टीमेट मेंबर लॉग आउट पेज, मेंबर्स पेज, रीसेट पासवर्ड पेज, ठीक है, रजिस्टर पेज, यूजर पेज, ठीक है, ये सारे पेजेस उसने क्रिएट कर दिए हैं ऑटोमेटिकली। जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे ना इधर ऊपर ऑप्शन आएगा, उधर से बस इसको प्रेस करना होता है। एनीवन कैन रजिस्टर, इसको चेक कर दें। ठीक है, जब भी कोई रजिस्टर करे तो उसको कौन सा रोल मिले सब्सक्राइबर का। ठीक है, रोल्स के बारे में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, कंट्रीब्यूटर, ऑथर वगैरह, उन लोगों ने सारी चेंजिंग वगैरह भी की थी, चेक किया था। सेटिंग्स को मैंने अपडेट किया। अब हम इधर अल्टीमेट मेंबर की सेटिंग्स में आए। ठीक है, तो वो देखें, कह रहे हैं कि यूजर पेज सिलेक्ट करें, इधर कौन सा होगा, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज, ये सारे पेजेस, ये वाले पेजेस सारे जो उसने क्रिएट किए हैं। तो यूजर्स पे जाके सेटिंग्स को देखें उधर क्या है। अब ये देखें इधर जो मैसेज आपको डिस्प्ले हुआ है, WP एडमिन वाला पेज जहाँ से आप लॉगिन करते हैं ना अपनी वेबसाइट पे, फिर हम चाहते हैं कि उधर से भी यूजर्स लॉगिन साइन अप कर सकें, तो उसे इनेबल रखना चाहिए, वरना हम उसको डिसेबल करके इधर से भी इसके जो पेजेस क्रिएट करेंगे उधर से भी सिर्फ यूजर्स को लो कर सकते हैं कि वो लॉगिन करें। जब यूजर लॉगिन करें तो वो अपनी प्रोफाइल वगैरह किसके थ्रू देख सकते हैं, उनका URL किस तरह से एडिट होना चाहिए। परमानेंट आपको पता है ना URL की सेटिंग के लिए होता है, उधर फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो डैश डॉट या प्लस के साथ, या फिर यूजर ID शो हो या यूजर नेम, तो हम यूजर नेम शो करवाते हैं मोस्टली केसेस में। यूजर ID इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई, और उसकी बेस पे सारे डेटाबेसेस में लिंक्स बने होते हैं। आप लोगों ने डेटाबेस का भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको अंदाजा होगा ID क्या वैल्यू होती है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या होती है उसकी डेटाबेस में। तो वो हम यूजुअली जो है ना IDs को कहीं पे भी फ्रंट एंड पे शो नहीं कर रहे होते, इसलिए मैंने पेज में भी आप लोगों को कहा था अपनी सेटिंग्स को परमालिंक्स में जाके चेंज कर लें, क्योंकि IDs के थ्रू हमें आइडिया रहता है कि डेटाबेस में ये चीज़ यूनिकली किस तरह से आइडेंटिफाई हो रही होती है, तो उसके थ्रू कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन फैच हो सकती है। सो मोस्ट केसेस में हम हमेशा IDs को हाइड रखते हैं। यूजर डिस्प्ले नेम, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट ऑथर पेज टू देयर प्रोफाइल, लॉगिन पे हम जाते हैं नहीं ना करो उसको रिडायरेक्ट ऑटोमेटिकली, यहाँ कर दो, डिपेंड करता है हमारा क्या। इनेबल मेंबर्स डायरेक्टरी, कंट्रोल वेदर टू इनेबल और डिसेबल मेंबर डायरेक्टरीज ऑन दिस साइट्स, मतलब मेंबर्स एक दूसरे को देख सकें या नहीं, वो डायरेक्टरीज हैं सारी जो मेंबर पेज हैं। यूज ग्रेवेटर्स, मतलब अवेटर्स जो शो होते हैं ना, अवतार्स, साथ हमारी कुछ पिक्चर डिफॉल्ट डमी सी छोड़ी होती है, तो वो यूज करने हैं या नहीं करने। ठीक है, मैंने देखे टिक किया है तो इधर वो दिखा रहे हैं कौन से शो करें। ठीक है, मैं इसको नल ही करती हूँ, नहीं यूज करने। रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की लिमिट लगानी चाहिए। इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो कहेगा कैपिटल भी डालें, स्मॉल भी डालें, अल्फाबेट्स वो स्पेशल कैरेक्टर भी डालें और नंबर भी लाजमी डालें। ठीक है, पासवर्ड की मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ। तो प्रोफाइल की इंडेक्सिंग, ये भी सर्च इंजन बेस्ड वो काम आ गया हमारा SEO वाला। ठीक है, जो यूजर्स प्रोफाइल इस प्लेटफॉर्म पे बनाए, क्या उनकी बेस पे प्रोफाइल पे जिसकी इंडेक्सिंग होनी चाहिए सर्च इंजन पे। ठीक है, तो ये हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस। जैसे फेसबुक पे अगर हमारा अकाउंट पब्लिक है ना, तो उसकी सर्च इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट है और उसको हम सर्च करते हैं, या पेजेस हैं बनाए हुए उनको हम सर्च करते हैं सर्च इंजन पे, तो वो सर्च रिजल्ट्स में शो होते हैं।
लेकिन अगर आपकी प्राइवेट प्रोफाइल है, ठीक है, आपने सेटिंग्स वगैरह इनेबल, सेटिंग्स में जाके फेसबुक पे ऑप्शन आता है कुछ इस तरह का, दो सर्च इंजन या वो अगर हम डिसेबल करते हैं तो सर्च इंजन रिजल्ट्स में वो शो ही नहीं होता, ठीक है। तो इधर से वो चीज़ डिफाइन हो रही है। एक्टिवेशन लिंक लाइफ टाइम, जब यूजर को एक्टिवेशन लिंक भेजा जाता है, ठीक है, अकाउंट अपना एक्टिवेट करने के लिए, तो वो कितनी देर के लिए इनेबल रहे, ठीक है। तो ये भी आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जब साइन अप वगैरह करते होंगे तो आपको आइडिया होगा। तो आप कहते हैं कि दिस लिंक जो है ना वो सिर्फ 10 सेकेंड्स 10 मिनट्स के लिए आप इसके थ्रू एक्टिव कर सकते हैं अकाउंट, या 1 घंटे के लिए, ठीक है। इधर वो हम सेटिंग कर सकते हैं। 0 मीन्स लाइफ टाइम, ठीक है, तो आप इसको 60 मिनट्स कर लें। सेव चेंजेस, तो सारे ये ऑप्शंस हैं, दे आर सो इजी टू अंडरस्टैंड। अकाउंट्स में अपलोड्स में जाके चीज़ों को सेट देख सकते हैं कि क्या है। पासवर्ड अकाउंट टैब, प्राइवेसी अकाउंट टैब, ठीक है। नोटिफिकेशंस टैब आपने क्रिएट करनी है या नहीं, यूजर को डिलीट का ऑप्शन शो करवाना है या नहीं, उधर डिलीशन अगर यूजर अपने अकाउंट की करने लगे तो उसको क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ये ठीक है। पासवर्ड, यूजर को डिलीट अकाउंट करने से पहले पासवर्ड एंटर करना पड़े, तो ये है ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं कि उसको पासवर्ड ना एंटर करना पड़े तो फिर ये ऑप्शन, ठीक है। ऐड फर्स्ट एंड लास्ट नेम फील्ड्स, डिसेबल फर्स्ट एंड लास्ट नेम फील्ड्स, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम फील्ड्स, नो यूजर्स टू चेंज ईमेल एड्रेस, हम कहते हैं नहीं। पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, yes. Allow users to hide their profile from directory, yes. Profile, hide profile from directory by default, no. By default नहीं डायरेक्टरी से हाइड करनी, तो यूजर चाहते हैं कि उनको हाइड किया जाए तो फिर हाइड करें, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। जी आप ही। ठीक है। अब अपलोड्स के सेक्शन पे हम देखते हैं। इस तरह से ये सारी सेटिंग्स हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। इधर देखिए, अगर मैं आपको ये ना एक्सप्लेन करिए तो अभी आपको काफी समझ आ जानी थी चीज़ें, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर अगर यूजर एंटर करता है तो उसका क्या साइज वगैरह होना चाहिए, पता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे साइज लिमिट होती है कि ये साइज की डायमेंशन होनी चाहिए, या इतने साइज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ताकि यूजर हैवी फाइल्स डाल के हमारी डायरेक्टरी को खराब ना करें, हमारी स्पेस को जो है ना यूटिलाइज ना करें ज्यादा। कि डेफिनेटली जब हम वेबसाइट्स ऑनलाइन होस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास हमेशा लिमिटेड स्पेस होती है, ठीक है। तो इसलिए साइजेस की लिमिट होती है, इधर से हम वो सारी साइज सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम पेजेस पे चले जाते हैं, साइन अप, लॉग इन पेज वगैरह, उसमें कौन सी फील्ड्स रखनी है कौन सी नहीं रखनी, अपीयरेंस, अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस में ये प्रोफाइल वाला पेज पे क्या क्या कुछ दिखाना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम देखते हैं सबसे पहले। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे नीचे सेकेंडरी बटन, मतलब लॉगिन वाला बटन शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, ये या सेटिंग इसकी, ठीक है। टेम्पलेट उसका क्या हो, साइज, शॉर्ट कोड, अलाइनमेंट,
शॉर्ट कोड का भी ना वर्डप्रेस में बहुत काम होता है, मतलब जो हम आप देखें WP फॉर्म्स के थ्रू भी हमने जो फॉर्म्स वगैरह बनाए थे, और भी कुछ ऐसे बहुत से प्लगइन्स होते हैं जिनके थ्रू हम इस तरह की चीजें डिजाइन करते हैं। फॉर्म्स हो गए हमारे पास, हेडर्स हो गए, ठीक है। तो उनको हम अपनी वेबसाइट पे के किसी भी पेज या पोस्ट पे इम्बेड करने के लिए शॉर्ट कोड्स को यूज करते हैं। हर चीज के अगेंस्ट शॉर्ट कोड होता है। जैसे WP फॉर्म्स आपने बनाया हुआ है ना, जो भी उनके आगे शॉर्ट कोड शो रहा होगा, उस शॉर्ट कोड को कॉपी करके पोस्ट में जाके हम इस तरह से सर्च करके कोड या हेडिंग वाले ब्लॉक्स डालते हैं ना, ब्लॉक्स के अंदर ही शॉर्ट कोड का भी एक ब्लॉक होता है, उसको सिलेक्ट करके उधर वो शॉर्ट कोड पेस्ट करते हैं तो वो चीज उधर शो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इन पेजेस के भी शॉर्ट कोड्स हैं। तो फॉर्म्स में चलते हैं आप, हम इधर इस तरह से ये सारी सेटिंग्स आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा उस वीडियो को देख के भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है सेटिंग्स इसकी सारी। इधर आगे हम फॉर्म्स पे, ठीक है, ये फॉर्म देखें ये सारे इधर। अगर इसको अपनी किसी पोस्ट के नीचे शो करना आना चाहती हूँ, यूजर को फिर साइन अप कर लो, तो मैं ये शॉर्ट कोड इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। अब मैं इस पेज को एडिट करती हूँ। ये हम आ गए पेज पे जहाँ से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने फॉर्म्स की, ठीक है। अब शॉर्ट कोड इधर साइड पे दिखा रहे हैं, अप्लाई कस्टम सेटिंग्स ऑन दिस फॉर्म, कस्टमाइज फॉर्म सेटिंग्स। अच्छा ये देखिए, आप फिलहाल हमारा जो फॉर्म है उस पर ये लिंक्स हैं, ठीक है, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ठीक है। हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनकी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ये 2 कॉलम्स में इस तरह से शो हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके उधर डाल दिया, ईमेल एड्रेस भी उधर हो, ठीक है। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड इधर है, तो इधर कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हैं हम, मैंने प्लस पे क्लिक किया, वो मुझे सारी फील्ड शो करवा देगा जो अवेलेबल है, ठीक है, जिनको ये सपोर्ट करता है। चाहे वो इमेज ऐड करना हो, कोई ड्रैग एंड, कोई फॉर्म वगैरह हो, डेट देखें, फाइल अपलोड, गूगल मैप, यूट्यूब वीडियो का लिंक आपने यूजर से लेना है, कुछ भी, ये कितनी ज्यादा है, ठीक है। हम यूजर से इमेज अपलोड कर ले लेते हैं, हम इस पे इमेज अपलोड का बटन भी ऐड कर दें। इमेज अपलोड की सेटिंग्स आ गई हैं, अपलोड प्रोफाइल, ठीक है, मेटा की, डेटाबेस में किस फॉर्म में जाना चाहिए, लेबल वगैरह को यूज कर दें, प्राइवेसी, ड्रैग एंड ड्रॉप फोटो का ऑप्शन होना चाहिए या नहीं, टेक्स्ट, कौन कौन से इमेज फॉर्मेट्स हैं, गिफ्ट के अलावा कह रही हूँ कोई सब लोड है, डिजिटल इंस्ट्रक्शंस, मिनिमम मैक्सिमम साइज इन बाइट्स, ठीक है। तो आपको पता है 1024 होता है 1 MB, 1 KB होगा बाइट में इतना, तो अभी मैं इस टाइम यही डाल रही हूँ, ठीक है। क्रॉप फीचर, क्रॉप फीचर तो कर रही हूँ, विजिबिलिटी, ठीक है। इज दिस फील्ड रिक्वायर्ड, कैन यूजर एडिट दिस फील्ड, आइकन कोई बाइट फॉल्ट शो करवाना है या नहीं, एडिशनल फील्ड्स की कोई सपोर्ट, ठीक है।
ऐड पे क्लिक कर रही हूँ। ये आप देखिए ऐड हो गया, ठीक है। इधर फील्ड फॉर्म्स में पता है कुछ टाइम फॉर्म्स ने अपनी सारी फील्ड्स को 3 फॉर्म हिस्सों में स्प्लिट किया होता है, कुछ ने 2 में किया होता है, कुछ ने 1 में किया होता है। सो ऑल दिस डिपेंड्स ऑन अस। हम इधर से ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल फॉर्म आ जाता है, इसको अपडेट कर दूं। अच्छा, मैं शॉर्ट कोड का भी आपको बता देती हूँ। देखिए लेट्स से कि मैं जाती हूँ, जब यूजर पोस्ट पढ़ रहा हो ना, तो उसको नीचे शो किसी जगह पे साइन अप वाला फॉर्म, इधर से प्रोफाइल फॉर्म और लॉगिन फॉर्म भी इस तरह से ही आप लोग एडिट कर सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ इधर इस पोस्ट के अंदर लेट्स से। उसके अलावा पेजेस, ये जो रजिस्टर वाला पेज है ना, इसको हम एडिट कर लें। अगर ये डिफॉल्ट पेज उसने खुद क्रिएट किया है ना रजिस्टर वाला, ठीक है, तो उसको अगर हम देखना चाहें कि क्या है, ये पोस्ट शो कर रहे हैं। पोस्ट में लेट्स से मैं इधर कहती हूँ यूजर को फॉर्म शो हो, ब्लॉक टाइप शॉर्ट कोड, अपडेट, व्यू। अच्छा, मुझे ये टेक्स्ट शो करवा रहे हैं यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि मैंने फिलहाल इस पोस्ट को इधर ही इसी में खोला है और मैं एज एडमिन रजिस्टर्ड हूँ। इस लिंक को ना इनकॉग्निटो मोड में खोलती हूँ। ये मैंने इसको ना इनकॉग्निटो मोड में खोला, तो ये देखिए ये बीच में फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है ना, जो हम प्लगइन्स के थ्रू चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं ना, फॉर्म्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो क्रिएट कर रहे होते हैं, उनको शॉर्ट कोड्स के थ्रू इम्बेड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। अब हम इधर आ रहे हैं पेज, रजिस्टर पेज को देखने के लिए आए। ये देखिए रजिस्टर पेज पे ना उन्होंने कोड ही डाला हुआ है रजिस्टर पेज पे भी, ठीक है। और इसको इन्होंने फिलहाल क्लासिक मोड में ऑन किया हुआ था। हम इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह पेज का चेंज कर सकें रजिस्टर पेज का। फिलहाल आप लोग ये मेरे आपके पास लिंक है ना मेरी वेबसाइट का, ये ठीक है। इस लिंक पे जाके तो रजिस्टर पे जाके चेक करें किस तरह का दिखता है रजिस्टर पेज। एलिमेंटर से हम रजिस्टर पेज को एडिट डिजाइन वगैरह करके प्यारा से एस्थेटिक साइड पे कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल के पीछे कोई बैकग्राउंड अच्छी सी इमेज डाल के तो डिजाइनिंग कर सकते हैं उसकी, ठीक है। इसके अलावा मेन्यू में आप बटन अभी डालने हैं हमने इसके, इधर लिखूँ टीचिंग WP, फिलहाल इस तरह से शो हो रहा है। मैं इधर क्लिक करती हूँ डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट हो गया। ये शॉर्ट कोड है, ये भी शॉर्ट कोड है। इस वाले के अंदर से मैं कहती हूँ ये शॉर्ट कोड नहीं होना चाहिए। इस तरफ कुछ और टेक्स्ट वगैरह कोई आ जाए या इमेज आ जाए तो ये अच्छी सी, ठीक है। रजिस्टर नाउ,
अच्छा है आप इधर मतलब कोई पिक्चर वगैरह आप लोग ऐड कर लें। इस तरह से होते हैं डिफरेंट डिजाइन, साइड पे वो कुछ और चीजें दिखा रहे होते हैं और पिक्चर मुझे इधर साइड पे डालने की थे ना ऐसे। यहाँ डालनी चाहिए। इधर मैं ये शो करवा देती हूँ और इस पूरे ब्लॉक को जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना, इसकी बैकग्राउंड पिक्चर अगर मैं डालना चाहूँ, ठीक है, इधर से डाल सकती हूँ। इस फ्रंट पिक्चर को रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। इस पेज को मैं अपडेट करती हूँ और इधर रजिस्टर समझ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। देखिए मतलब ये साइड पे कुछ इस तरह से, पता है डिफरेंट वेबसाइट्स पे उन्होंने इस तरह से डिजाइनिंग की होती है। मैं थोड़ा सा और इसको अपडेट करती हूँ, इस ब्लॉक को सिलेक्ट करके, तो स्क्रैच स्क्रैच वाला ऑप्शन आता था ना, ब्लॉक सिलेक्ट हुआ, स्क्रैच और कॉलम की वेट को मैं इसको कम कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे मैं कुछ डाल सकती हूँ, हेडिंग वगैरह, sign up now and get access to premium courses, साइज टेक्स्ट की, टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक रख देते हैं, टाइपोग्राफी वगैरह सिलेक्ट की और पैडिंग ऐड की या मार्जिन वगैरह, राइट से 30, लेफ्ट से 30 कम है, हम 70 करते हैं। इसका भी टाइपोग्राफी में और चीजें हम सेट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में ही आता था ना, लाइन हाइट, स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ठीक है, फॉन्ट वेट, याद है ना ये सारी सेटिंग्स? जी आप भी याद है। अब हम इसको अपडेट करते हैं और इधर से पेज को रीलोड करते हैं। ये टेक्स्ट अभी और हम इधर दरमियान पे लेके आ सकते हैं, पीछे वाली इमेज को और थोड़ा सा कर सकते हैं कि वो थीम के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो।
समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब हम एक और चीज करते हैं, मेन्यू में इसके ऑप्शन डालते हैं। डिजाइनिंग वगैरह को तो फिर आप लोग खुद कर लेंगे ना, कर लेंगे डिजाइनिंग वगैरह को, या एक लेक्चर हम बकायदा इस पे भी रख लें, स्पेसिफिकली सिर्फ इसको ही डिजाइन करें हम। आप मेन्यू भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, मेरा मेन्यू फिलहाल ये है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसमें साइन अप या लॉगिन का बटन भी साइड पे यूजर को शो हो रहा हो। इधर से मैं वो बटन शो का सिलेक्ट कर लेती हूँ, रजिस्टर, लॉग आउट, अकाउंट, लॉगिन, सिर्फ यही तो होता है। ये क्या हुआ? इधर से कुछ को मैं रिमूव करती हूँ, पेजेस को, ठीक है, ताकि पेज हमारे नेविगेशन में काम आए। लाइक अबाउट की जरूरत नहीं है, कोर्सेज वाले पेजेस की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्ट अस को रहने देते हैं। फाइवर का लिंक भी इधर से हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हम डालते हैं इधर पेजेस के पासवर्ड रीसेट का पेज है, ये हैं कुछ पेजेस, ये सारे जो यूएम वाले पेजेस हैं, ठीक है। मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, ये सारे मेन्यू में ऐड हो जाएंगे। अब देखिए, जो यूजर लॉग इन है उनको तो लॉग इन और रजिस्टर का पेज नहीं शो होना, का ऑप्शन मेन्यू में नहीं शो होता ना, ठीक है। उनको तो शो होगा कि अगर आप वो पासवर्ड रीसेट करना चाहते या अपनी सेटिंग्स वगैरह देखना चाहते हैं। और जो यूजर्स लॉग इन नहीं है उनको ये शो होगा, ठीक है। इसके लिए भी ये देखें, इधर सेटिंग है, एलिमेंटर करने के बाद से ये मेन्यू हम किसको शो करना चाहते हैं, जो रजिस्टर है ना वो लॉग आउट यूजर्स को शो करना चाहते हैं हम। जो लॉगिन है ये मेन्यू आइटम भी हम लॉग आउट यूजर्स को शो करना चाहते हैं। जो यूजर वाला पेज है ये हम लॉग्ड इन यूजर्स को शो करना चाहते हैं। लॉग्ड इन यूजर में कौन से रोल वालों को ये शो करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ यूजर्स वाला पेज दैट से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को शो हो, ठीक है। मेंबर्स वाला पेज जो है ना वो लॉग्ड इन यूजर सारे एक दूसरे के मेंबर्स को देख सकते हैं, ठीक है। जो लॉग्ड आउट वाला, ये भी लॉग्ड इन को लॉग आउट वाला ऑप्शन शो। जो अकाउंट सेटिंग्स हैं ये भी लॉग्ड इन के लिए, जो लॉग्ड इन, ठीक है। जैसे हम सेटिंग्स कर सकते हैं। इसको हम सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं और वेबसाइट को हम दोनों टैब्स में देखते हैं। ये वाली जो टैब है अभी मैं जो खोल रही हूँ ये मेरे पास उस ब्राउजर में खुल रही है जहाँ पे एडमिन लॉगिन है, ठीक है। दूसरी तरफ जो था इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, इसमें कोई यूजर लॉगिन नहीं है। कोई यूजर लॉगिन नहीं है, देखें इधर रजिस्टर एंड लॉगिन का बटन आ गया। इधर यूजर लॉग्ड इन है, उसको रीसेट पासवर्ड, अकाउंट, लॉग आउट, मेंबर्स, यूजर्स ये शो हो रहा है, ठीक है। यूजर क्यों शो हो रहा है? यूजर को तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव किया था क्योंकि फिलहाल मैं एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन हूँ, ठीक है। तो एक और काम करते हैं, हम इसमें सब मेन्यूज क्रिएट कर देते हैं। अकाउंट के अंदर जो है ना यूजर को लॉग आउट का ऑप्शन भी अकाउंट के अंदर शो और रीसेट पासवर्ड का भी, ठीक है। मेंबर्स को वो ऐसे ही देख सकता होगा और यूजर्स तो वैसे ही एडमिन को शो होना पेज। अपडेट करते हैं अगेन। रीलोड करते हैं। ये देखें
ठीक है, ये इसके नीचे चलेंगे आप मेंबर्स वाले पेज को विजिट करके देखते हैं इधर क्या है। लॉग आउट पे क्लिक करूंगी मैं तो लॉग आउट हो जाएगा, रीसेट पासवर्ड तो मुझे पासवर्ड वाला ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इससे मुझे भी कोई यूजर शो नहीं करवाया। यूजर वाले पेज पे देखते हैं क्या शो होता है। तो ये देखें कि मुझे मेरी जो है ना मैंने अपनी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ तो इसलिए मुझे इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, मैं ऐड कर सकती हूँ अपलोड कवर फोटो दैट्स। नेक्स्ट साइज देखें कितना ज्यादा है। ये मैंने आपको बताया था कि इधर से एडिट हो सकता है। ठीक है, क्रॉपिंग का ऑप्शन दे रहा है। प्रोफाइल फोटो भी हम अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास अल्टीमेट मेंबर का प्रो वर्जन हो ना तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक जो वेबसाइट होती है प्रॉपर जिसमें यूजर्स अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, सोशल एक दूसरे को फॉलो वगैरह कर सकते हैं। तो फिर वेबसाइट में जो सारे फीचर्स होते हैं वो सारे हम इधर से ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास अल्टीमेट मेंबर की प्रो वर्जन हो तो। ठीक है, प्रोफाइल ऐड हो गई। ठीक है, वेरिफिकेशन कोई हम ऐड करना चाहें, अबाउट पोस्ट जो इस पर्सन ने क्रिएट की हो, मतलब जो मैंने पोस्ट क्रिएट की है वो देख सकते हैं। ये देखिए ये दोनों पोस्ट मेरी हैं क्योंकि मैं एज एडमिन लॉग इन हूँ ना इस टाइम पे तो वो इधर शो होना शुरू हो गई। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर प्रोफाइल का पेज आ रहा है। उनके पेज पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए क्या होता है। मेंबर वाले पेज पे आई थिंक सारे मेंबर्स शो होते होंगे। ठीक है, अकाउंट के पेज में चेंज पासवर्ड, प्राइवेसी पॉलिसी और हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह शो होती है और डिलीट अकाउंट वाली चीजें भी। ठीक है, मैं मेंबर पे जाके यूजर्स पे जाके खुद मैनुअली भी यूजर्स को ऐड कर सकती हूँ। इसके अंदर भी सेटिंग्स होती हैं। अभी हमने तो बहुत थोड़ी सी सेटिंग्स इसकी चेक की है ना, तो इसमें अंदर ऐसे सेटिंग्स होती है कि यूजर्स को हम खुद सिर्फ मैनुअली ही ऐड कर सकें या सेटिंग जिस तरह से रखेंगे यूजर रिक्वेस्ट अकाउंट करें तो उसके बाद भी हमें उसको करना पड़े सेट कि हमारे एंड पे वो अप्रूव होगा, हम मैनुअली उसको अप्रूव करेंगे तो वो एक्सेस दे सकेगा। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट है। अच्छा, ये राबिया एक यूजर है। राबिया अगर मैं करती हूँ तो भला कुछ आता है कि यूआरएल के थ्रू ब्राउजिंग इनेबल है, यूजर नेम वाली एक पेज नॉट फाउंड। पेज नॉट फाउंड ठीक से भी ब्राउजिंग नहीं हो रही। मेंबर्स के
ये सेटिंग्स में, ये भी सेटिंग्स में जाके होता है कि हम अलो कर दें कि सारे मेंबर्स एक दूसरे की प्रोफाइल्स देख सकें। क्या अभी तो मेंबर्स वाला पेज प्रॉपर्ली सेट नहीं है इसका, उसकी सेटिंग सही होगी, ये मेंबर्स पे शो नहीं करवा रहा, वरना मेंबर्स पे ये इसे शो करवाना चाहिए था जो अकाउंट क्रिएट हुआ है उसे। ठीक है, इस तरह से मतलब इतने फीचर्स होते हैं इसके। लॉगिन साइन अप मैंने अभी इसलिए इधर नहीं किया क्योंकि सेटिंग्स इसकी प्रॉपर नहीं है, बट लेट्स चेक अगर सेटिंग्स इम्प्रॉपर के साथ भी हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ भी इसको अगर हम ट्राई करें तो ये क्या करेगा। जब फील्ड्स आप देख रहे हैं अरेंजमेंट में ठीक, फर्स्ट नेम किधर आ रहा है, लास्ट नेम किधर आ रहा है। पिक्चर अपलोड कर देते हैं इधर भी हम। शायद वो इसलिए ऐसे आ रहा है कि आपने जब वो 2 कॉलम्स में किया था तब आपने लास्ट नेम को मूव कर दिया था उधर से, यस यस, नेक्स्ट कॉलम में शो किया। यस इसीलिए आ रहा है, लेकिन हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दोबारा से सेट कर भी सकते हैं। तो आप देखा था ना कितना वो कंपैटिबल थी, सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप पे थी। तो ये देखिए ये मैंने यूजर क्रिएट किया है इसमें, इसके भी इधर ऑप्शन चेंज हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आप देखें तो इसको यूजर वाला ऑप्शन इधर शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उस यूजर को वाले ऑप्शन को क्या रखा था, एडमिन लेवल पे, कि वो यूजर ऑप्शन सिर्फ एडमिन को ही अवेलेबल हो। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने इसको रीडायरेक्ट उसी पेज पे किया है। ये देखिए आप, ये एडमिन अकाउंट लॉगिन है तो उसको इधर यूजर का ऑप्शन भी शो हो रहा है, दूसरों को नहीं शो हो रहा। और दूसरा, अगर मैं ये सेटिंग भी करना चाहूँ ना कि पोस्ट सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स को शो हो, वो जब पोस्ट वाले पेज पे विजिट करेंगे तो उनको हो जाएगा कि आप प्लीज लॉग इन करें, जब उन्होंने लॉग इन कर लिया होगा तो ही वो पोस्ट रीड कर सकेंगे। ये सेटिंग्स भी हो जाती हैं। ठीक है, अल्टीमेट मेंबर में ही जाके होती हैं, ये आप लोग खुद देखिएगा। ठीक है, जो मैंने वीडियो सेंड की हुई है उसको भी सारे लाजमी कंप्लीट देखिएगा, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो भी मैंने नहीं भी बताई हैं वो उस वीडियो में है। ये सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट है। ठीक है, फिर इसमें सॉरी अल्टीमेट मेंबर की इसकी एक्सटेंशंस में भी जाके इसके फंक्शनैलिटी को बढ़ाया जा सकता है, तो वो प्रो फीचर्स आ जाते हैं उसमें फिर सारे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ इंटरेस्टिंग जी समझ आ गई। देखिए ना कितने मजे मजे के वेरिफिकेशन, यूजर पहले उसको कोड सेंड किया जाए या लिंक वेरिफिकेशन हो फिर ही वो आ गया है। प्रोफाइल कंप्लीटनेस उसको शो करें कितना परसेंट उसकी प्रोफाइल कंप्लीट एंड ऑल दैट। पीबी प्रेस से कोड लगी ना उसके साथ इसकी इंटीग्रेशन के लिए है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस यूजर को भेजनी हो, वो कॉमर्स की इंटीग्रेशन करनी हो। ठीक है, वो कॉमर्स हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होता है। allow users to become friends with each other, follow each other। ठीक है, तो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स वाले। माइग्रेट भी जो है ना ये एक प्लगइन है, उसके साथ इसकी इंटीग्रेशन यूजर्स को लो करें कि वो एक दूसरे को के साथ मैसेजिंग कर सकें। ठीक है, तो मैसेजिंग की पूरी मैसेजिंग ऐप के फीचर्स सारे ऐड हो जाते हैं जस्ट एक ये एक्सटेंशन ऐड करने से। टैग्स सिस्टम में जो है ना जो जनरेट हों, let user register and log into your site via Facebook, Twitter, G+, LinkedIn and plus। तो डिफरेंट साइट्स पे हम लॉग इन करते हैं तो वो कह रही है साइन अप करते हैं तो कहते हैं साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक, वो ऑप्शंस इनेबल करने हो हमने। सोशल एक्टिविटीज, पब्लिक वॉल पोस्ट और सी द एक्टिविटी ऑफ अदर, कंप्लीटली सोशल प्रोफाइल वाले काम। मेल चिम्प जो है ना वो भी एक मेलिंग वाला जो है ना प्लगइन है, उसके साथ इसकी इंटीग्रेशन। यूजर को रिव्यूज देना है दूसरे के, तो ये देखें रियल टाइम नोटिफिकेशन, ग्रुप्स, प्राइवेट कंटेंट, यूजर फोटोज। अनस्प्लैश के साथ इसकी इंटीग्रेशन, अनस्प्लैश और
फ्री पिक, ये सारी वेबसाइट का मैंने आप लोग को उस दिन बताया था ना, जहाँ पे फ्री कंटेंट अवेलेबल होता है। तो कवर फोटो के लिए वो अनस्प्लैश से ही डायरेक्ट जाकर फोटो गेट कर लें, उसकी इंटीग्रेशन भी करता है। बुक मार्क्स, यूजर नोट्स, प्रोफाइल टैब्स, यूजर लोकेशंस, और ये सारे के सारे प्रो फीचर्स हैं। मैं चाह रही थी कि ये मुझे किसी तरह से फ्री वर्जन में मिल जाता, कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये सारे दिखा देती, लेकिन नहीं मिल रहा। ठीक है, जी आप भी ठीक है। बाकी अब आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको काफ़ी मज़े मज़े की और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक्सप्लोर करने को मिलेंगे फीचर्स। कल इंशाल्लाह हम ट्यूटर प्रो प्लगइन को देखेंगे और उसके बाद हम ई कॉमर्स की तरफ जाएंगे। बाकी मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर कर दूंगी, चैनल्स वगैरह। नैयर शेख के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर्सन का वर्डप्रेस पे की बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स, कंप्लीट 1-2 घंटे की वीडियोस में किस तरह की वेबसाइट बनानी है, तो उसने कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच सिखाई हुई है, वो बहुत अच्छी हैं। आप इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि इतने कम टाइम में हम लोग हर तरह की वेबसाइट्स बनाना तो नहीं सीख सकते, और प्रॉपर जब हम वेबसाइट की तरफ जाते हैं, अभी भी हम रैंडमली चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फीचर्स को, लेकिन जब एक डायरेक्शन सेट करके कि हमने किस तरह की वेबसाइट बनानी है, क्योंकि जब आप अगर इसको एज फ्रीलांस मार्केट में जब आप एंटर होते हैं, तो वहाँ पे तो लोग आपको प्रॉपरली यही कहेंगे ना कि ये वेबसाइट हमें बना दे, न्यूज़ वेबसाइट बना दे, ई कॉमर्स वेबसाइट बना दे, सोशल प्लेटफॉर्म वाली वेबसाइट बना दे। ठीक है, तो वो कम्प्लीटली जब उसमें बनानी है, तो उसके लिए कौन कौन से प्लगइन उस केस में परफेक्ट रहेंगे कम्प्लीट उस वेबसाइट के हिसाब से, उस तरह की उसने काफ़ी ज़्यादा इस तरह की वेबसाइट सारी बनाना सिखाई हुई है। बताया हुआ ये वाला प्लगइन इसके लिए, ये प्लगइन इसके लिए। न्यूज़ वेबसाइट्स तो इसमें ऐसे बन जाती हैं कि हमें खुद से न्यूज़ ऐड नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली दूसरी वेबसाइट से जो भी अपकमिंग लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं वो गेट करके हमारी वेबसाइट पे शो करता जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो लोग ब्लॉग वगैरह इसलिए इस तरह की वेबसाइट बना रहे होते हैं कि वो सिर्फ एडसेंस लिंक करके इसकी अर्निंग कर सकें, वो उस तरह की न्यूज़ वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, वैसे भी हम लोग भी बहुत कर रहे होते हैं ना कि यार कैसे, मतलब इतना लोग मिनट नहीं लगता और न्यूज़ हर वेबसाइट पे सेम न्यूज़ चल रही है, इधर से या सेम कंटेंट चल रहा है, तो वो भी बहुत तरह की चीज़ों से होता है। मैंने खुद उसको ट्राई तो नहीं अभी तक किया, लेकिन क्योंकि मेरी ऑलरेडी सारी होस्टिंग वेबसाइट्स पे बहुत मैस क्रिएट हुआ है, लेकिन ये है कि दिस ऑल इज पॉसिबल विद वर्डप्रेस। तो चेक कीजिएगा, आप खुद भी इस तरह से वीडियोस वगैरह देखें, एक्सप्लोर करें। ये कुछ है जो फ्री हैं प्लगइन्स, फ्री वर्जन में फॉरम, WP फॉरम के साथ इंटीग्रेशन, डिस्प्ले ऑनलाइन यूजर्स ऑन योर साइट सो यूजर्स कैन सी हु इज ऑनलाइन, टर्म्स एंड कंडीशन, गूगल रिकैप्चा को बिल्कुल ट्राई ना कीजिएगा अभी, क्योंकि इसकी कुछ इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, तो अगर आप प्रॉपरली नहीं करते तो आपकी वेबसाइट आप एडमिन एक्सेस की ब्लॉक हो सकती है। मैं जब इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो मैंने ऐसे किया था, प्रॉपर मेरी इंटीग्रेशन नहीं हुई थी, लेकिन मैं टेस्टिंग करते हुए वो मैंने इतना काम खराब कर दिया था कि मेरी एडमिन एक्सेस इस पे खत्म हो गई थी, वो रिकैप्चा लोड नहीं आता था और रिकैप्चा के बगैर लॉग इन नहीं कर सकते थे। तो मुझे फिर बैकअप के थ्रू रिस्टोर करना पड़ा था, और उसकी वजह से मेरी वेबसाइट काफ़ी ख़राब हो गई भी है। जॉब बोर्ड WP को ही प्लगइन है, उसके साथ भी इसकी इंटीग्रेशन ये फ्री में करता है सपोर्ट। मैंने इसको ट्राई नहीं किया जॉब बोर्ड वाला, लेकिन ये डेफिनेटली जॉब पोर्टल टाइप समथिंग होगा। तो मैंने क्लिक किया, वो अब इधर आ गया, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी क्या, इस प्लगइन की स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, जी ठीक है। चलिए अब हम आज का लेक्चर एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया हमारा। इनसे कल हमारा लेक्चर काफ़ी छोटा हुआ था, प्रॉब्लम्स डिस्कस होती रही थी, तो वो कवर हो गया। तो ये आप लोग जब इसको कर रहे होंगे, कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके हों तो आप लोग पूछ सकते हैं, करते हैं हम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।